बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, योर इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इरफान कयूम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस टीचर। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग 24 सितंबर को हुआ पीएमसी का जो पोर्शन मॉर्निंग प्लस इवनिंग बैच दोनों में से जो केमिस्ट्री का पोर्शन है हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन बच्चे साथ ही साथ इस वीडियो में सबसे अहम बात यह है कि मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे स्टूडेंट्स की वर्डिंग एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जिन्होंने कल के पेपर में 177 मार्क्स हैं वो स्कोर किए। उनका नेम जो है वो हमाद नवीद। सो लेट्स लिसन द वर्ड्स फ्रॉम द हमाद नवीद। उनकी क्या वर्डिंग थी, क्या एक्सपीरियंस था, उन्होंने तमाम बुक्स के जितने भी इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं उनको हाईलाइट किया हुआ है, कौन सी चीज़ें सिलेबस में थी, कौन से आउट ऑफ सिलेबस थी। यकीनन हर बच्चे का पेपर डिफरेंट है, किसी को कुछ एमसीक्यूज आते हैं, किसी को कुछ एमसीक्यूज आते हैं, लेकिन उनका जो एक्सपीरियंस रहा है इस पेपर के अंदर हम लोग वो देखते हैं। So let's start with the first question. Question number 1 है हमारे पास कि what is the hybridization of carbon in diamond? डायमंड के अंदर बच्चे हमें पता है कि कार्बन जो है वो हमारे पास टेट्राहेड्रली बाउंड होता है 4 दूसरे कार्बन एटम्स के साथ, और हमें पता है कि हिब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। कार्बन ने चारों के चारों बॉन्ड बना लिए हैं, इसके पास लोन पेयर जो है वो 0 है, सिग्मा बॉन्ड इसने 4 बनाए हुए हैं, तो आंसर आता है 4। अगर आपके पास लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड का जो सम है वो 4 के इक्वल आता है तब हमारे पास sp3 हिब्रिडाइजेशन होती है। अगर आपके पास सम 3 के इक्वल आता है तो sp2 हिब्रिडाइजेशन होती है, और अगर आपके पास सम 2 के इक्वल आता है तो वो sp हिब्रिडाइजेशन होती है। एनी हाउ यहाँ पे हमारे पास आंसर 4 आ रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे जो हिब्रिडाइजेशन होगी वो sp3 हमें देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि विच रिएजेंट कैन रिएक्ट विद बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। दोनों के साथ रिएक्शन देना, फेहलिंग सोल्यूशन के पास ये एबिलिटी नहीं होती। फेहलिंग सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड के साथ ही टेस्ट देते हैं, जबकि कीटोन्स ये वाले टेस्ट नहीं दे रहे होते। जबकि ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ एल्डिहाइड्स भी रिएक्ट कर सकते हैं, लाइक फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट करे तो प्राइमरी अल्कोहल बन जाता है, एसेटल्डिहाइड रिएक्ट करे तो सेकेंडरी अल्कोहल बन जाता है, और इसी तरह से अगर एसीटोन रिएक्ट करता है तो हमारे पास टर्शियल अल्कोहल बन रही होती है। लेकिन कीटोन्स और एल्डिहाइड दोनों के दोनों ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ रिएक्शन जो है वो यस करते हैं, देते हैं, जबकि फेहलिंग सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड्स के साथ टेस्ट देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो बीटा बनेगी। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द इंडस्ट्री। बच्चे इनमें से एक ही हमारे पास जो है वो ट्रांजिशन मेटल है। इसके अलावा यही एमसीक्यू दूसरी वर्डिंग के अंदर भी पूछा जा चुका है कि कौन सा ट्रांजिशन मेटल जो है वो कमर्शियली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसका आंसर भी आयरन ही होगा, और इसका आंसर भी हमारे पास जो है वो आयरन ही है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पूछा गया कि विच रिएक्शन इज गिवन बाय बोथ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। ईथर फॉर्मेशन। बच्चे अल्कोहल्स डेफिनेटली ईथर फॉर्मेशन शो करते हैं। जब आप लोगों ने डिहाइड्रेशन रिएक्शन पढ़ा, हमारी बुक के अंदर 2 तरह के रिएक्शन लिखे हैं डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर। हम लोग एक दफ़ा कम टेम्परेचर के ऊपर करवाते हैं और एक दफ़ा ज़्यादा टेम्परेचर पे। जब ज़्यादा टेम्परेचर पे हम लोगों ने अल्कोहल्स को ट्रीट करवाया तो हमारे पास अल्कीन बनती है, और जब हम लोग कम टेम्परेचर के ऊपर ट्रीट करवाते हैं तो हमारे पास ईथर बनती है। तो अल्कोहल जो है वो हमारे पास ईथर यस करते हैं, जबकि फिनोल्स के केस में हमें
किसी भी किस्म की इथर फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलती, जबकि स्टेरिफिकेशन रिएक्शन दोनों के दोनों जो है वो शो करती हैं। जब हम लोग अल्कोहल्स का कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तब भी हमारे पास एस्टर बनता है, और इसी तरह से फिनोल का भी जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास एज अ रिजल्ट हमें स्टेरिफिकेशन जो है वो देखने को मिल रही होती है। आप लोग इनके रिएक्शन देख सकते हैं। फिनोल के रिएक्शन में तो आप लोग को स्टेरिफिकेशन रिएक्शन का जो है वो देखने को मिलेगा। जब आप लोग CH3 सी डबल बॉन्ड और Cl के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास वहाँ पे एक ईस्टर जो है वो बन रहा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो बच्चे हमारे पास से स्टेरिफिकेशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, कहता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो बच्चे जॉल, किलो जॉल, कैलोरी, अर्ज भी इसका यूनिट होता है, तो ये भी अगर आपको आए तो आप इसको भी मार्क करेंगे। तो ये तमाम के तमाम हमारे पास क्या है, यूनिट्स ऑफ एनर्जी होते हैं। यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, ये 12 चीजें पूछी जा रही हैं। यूनिट ऑफ एनर्जी सिंपल जॉल, अगर यूनिट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी पूछता है तो वो आपके पास जॉल पर मोल हमें देखने को मिल रही होती है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। इसके बाद कहता है कि एलिमिनेशन फ्रॉम द विसिनल डाई हैलाइड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ। बच्चे विसिनल का क्या मतलब होता है? विसिनल का मतलब ये है कि आपके पास दो कार्बन के साथ जो एक दूसरे के पास पड़े, मतलब दो इकट्ठे एडजेसेंट कार्बन के ऊपर हमें जो है वो दो हैलोजेंस देखने को मिलते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, विसिनल डाई हैलाइड। हमने एलिमिनेशन करवानी है, हम लोग इस क्लोरीन को भी रिमूव कर देते हैं, इस क्लोरीन को भी रिमूव कर देते हैं, तो दोनों क्लोरीन क्या करते हैं, यहाँ से एलिमिनेट हो जाते हैं। जब एलिमिनेट हो जाएंगे तो कार्बन पहले इस तरह से इनके 4-4 बॉन्ड पूरे होते हैं। जब ये दोनों क्लोरीन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे तो फिर एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा कि ये जो हमारे पास दोनों के दोनों कार्बन है, इनके पास एक एक बॉन्ड की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाएगी, और एज अ रिजल्ट के दोनों अपने आपस में ही एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं और हमारे पास अल्कीन बनती हुई दिखाई देती है। तो विसिनल डाइहैलाइड का रिएक्शन भी हमारी बुक के अंदर गिवन है। डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड से हमारे पास अल्कीन्स बन रही होती हैं। तो ऑर्गेनिक पोर्शन में से इसी तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं कि उसने रिएक्शन को स्टेटमेंट बना के लिखा और आपसे प्रोडक्ट पूछता है या वो आपसे कंडीशन पूछ रहा होता है। एनी हाउ यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो अल्कीन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड कंटेन मोर स्ट्रेंथ। बच्चे स्ट्रेंथ किस में ज्यादा होती है? स्ट्रेंथ हमारे पास उसी बॉन्ड में ज्यादा होगी जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा। अगर हम लोग आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और उसी के बाद हमारे पास जो है वो कोवलेंट बॉन्ड आता है। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं दो चीजों को। बच्चे कोवलेंट सॉलिड्स और आयनिक सॉलिड्स को भी यहाँ पे लेकर आते हैं। बच्चे जब सॉलिड्स की बात की जाएगी तो वो हमारे पास कोवलेंट सॉलिड जो है वो ज्यादा हार्ड होते हैं, उनके मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर बॉन्ड की बात की जाए कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है तो आपके पास आयनिक बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और उसके बाद हमारे पास जो है वो हमें कोवलेंट बॉन्ड देखने को मिला होता है। बाकी कोवलेंट बॉन्ड के भी दो टाइप्स होते हैं, एक हमारे पास पोलर आ जाते हैं और एक हमारे पास नॉन पोलर आ जाते हैं। हम लोग यहाँ से आयनिक को तो एक्सक्लूड कर देंगे क्योंकि इसने यहाँ पे पूछा ही नहीं हुआ। तो अब पोलर और नॉन पोलर में देखना है कि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता है। बच्चे जो हमारे पास नॉन पोलर होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो 0.0 से लेकर 0.4 तक रेंज करता है, और जो हमारे पास पोलर कंपाउंड्स होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.5 से लेकर 1.6 तक जो है वो रेंज करता हुआ दिखाई दे रहा होता है। तो चूंकि पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता है, वहां पे हमें पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस अलग अलग देखने को मिलती हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ जो है वो हमारे पास ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू नॉन पोलर जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। विच प्रोसेस इज यूज्ड टू कन्वर्ट हायर हाइड्रोकार्बन इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन। तो बच्चे ये एसएचएस क्रैकिंग की डेफिनेशन है। The process in which higher hydrocarbons are converted into lower hydrocarbons। हम लोग टेम्परेचर वहाँ पे 700 डिग्री सेल्सियस जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसी क्रैकिंग को हम लोग पायरोलाइसिस का नाम भी देते हैं। तो ये वाली चीज़ भी आप लोगों ने याद रख लेनी है। तो क्रैकिंग को पायरोलाइसिस भी हम लोग बोल रहे होते हैं। तो अगर हायर हाइड्रोकार्बन्स को आपने कन्वर्ट करना हो लोअर हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, या आपसे कहा जाए ऐसे हाइड्रोकार्बन को आप लोग कन्वर्ट करते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो, किसके अंदर कन्वर्ट करना है, ऐसे हाइड्रोकार्बन में जिनमें बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमारे पास कम हो, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक होती है। या फिर आपसे कहा जाए कि आपने ऐसे हाइड्रोकार्बन को जिनकी विस्कोसिटी ज्यादा हो उनको कन्वर्ट करना है ऐसे कंपाउंड्स के अंदर जिनकी विस्कोसिटी कम हो, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक होगी क्रैकिंग के हिसाब से। या फिर आपसे ये कहा जाता है कि हमारे पास ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनका फ्लेमेबिलिटी जो है वो हमारे पास क्या होती है, कम होती है, उनको कन्वर्ट करना है ऐसी चीजों के अंदर जिनकी फ्लेमेबिलिटी जो है वो हमारे पास ज्यादा होती है, तो वो बात भी ठीक होगी। तो बच्चे यहाँ से आप लोगों को मैंने 4 रिलेशन बता दी हैं। ये एमसीक्यूज भी इनफैक्ट आज के पेपर में है, मैं आगे जाके इस पर शेयर भी करूंगा कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे इसका मतलब वो हायर हाइड्रोकार्बन होंगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, डायरेक्ट रिलेशन। जितने ज्यादा कार्बन होंगे उनकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, गाढ़ापन ज्यादा होगा, डायरेक्ट रिलेशन।
जितने कार्बन ज्यादा होंगे उसकी फ्लेमेबिलिटी कम होगी, मीटर से कार्बन का फ्लेमेबिलिटी के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है। एनी हाउ यहाँ पे क्रैकिंग की डेफिनेशन थी तो हम लोग इसको ए मार्क कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फॉर्मिक एसिड। बच्चे फॉर्मिक एसिड के हिसाब से इस तरह से भी बहुत सा प्यारा एमसीक्यूज बनते हैं। एमसीक्यूज इस तरह से आता है कि ऐसा कौन सा एसिड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट सिमिलर टू वाटर होता है। तो बच्चे याद रखिएगा हमारे पास जो 100 डिग्री सेल्सियस है ये फॉर्मिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट होता है, और यही बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमारे पास वाटर का भी हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया व्हाट टाइप ऑफ एसिड इज पिक्रिक एसिड। बच्चे पिक्रिक एसिड हमारे पास वो वाहिद एसिड है जिसमें किसी भी किस्म का हमें कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो कार्बोक्सिलिक फंक्शन ग्रुप है वो देखने को ही नहीं मिलता। अगर हम लोग फिनोल के साथ NO2 3 दफा अटैच कर देते हैं ऑर्थो पैरा पोजिशंस के ऊपर तो हमारे पास जो है वो पिक्रिक एसिड कहला रहा होता है। तो इसके अंदर हमारे पास कार्बोक्सिल फंक्शन ग्रुप ही सिरे से मौजूद नहीं होता। तो ना ही एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ना मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, ना ही डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा आ जाएगा, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन K4FeCN6 इज। बच्चे कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि कितने नंबर ऑफ लोन पेयर जो है वो एक्सेप्ट किए जाते हैं बाय द सेंट्रल मेटल एटम। इसमें सेंट्रल मेटल एटम है Fe। अब ये कितने लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, हमारे पास यहाँ पे साथ में 6 साइनाइड मौजूद हैं। ये जो साइनाइड है हमारे पास क्या है, लिगेंड। एक लिगेंड एबिलिटी रखता है टू डोनेट इट्स 1 लोन पेयर। अब आगे लिगेंड्स की भी टाइप्स होती हैं, मोनोडेंडेट, बाइडेंडेट। एनी हाउ ये हमारे गर्ल्स की यहाँ पर बात नहीं है, सिर्फ इतना याद रखें कि साइनाइड है ये हमारे पास मोनोडेंडेट लिगेंड होता है। मतलब एक साइनाइड अपना एक लोन पेयर डोनेट करने की सलाहियत रखता है। अगर यहाँ पे 6 साइनाइड मौजूद हैं तो ये अपने 6 लोन पेयर्स को डोनेट करेंगे, और जब ये 6 लोन पेयर्स को डोनेट करेंगे तो हम लोग बोलेंगे आयरन जो है वो 6 लोन पेयर्स को एक्सेप्ट कर रहा है। और जब 6 लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी हमारे पास क्या होगा, 6 होगा। सिंपली कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ लोन पेयर एक्सेप्टेड बाय द सेंट्रल मेटल एटम फ्रॉम द लिगेंड। इसको हम लोग जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर का नाम दे रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज आल्सो कॉल्ड। बच्चे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को हम लोग ट्रांजिशन स्टेट का नाम भी देते हैं, और ये हाईली अनस्टेबल स्टेट भी होती है। ये दोनों की दोनों इसके अंदर ऑप्शंस ठीक थी, लेकिन अगर आपने इनमें से बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना हो तो आप लोग ट्रांजिशन स्टेट, जो कि एक स्टेट का नाम होता है, अनस्टेबल और स्टेबल होना, ये तो हमारे पास एक अलग से प्रॉपर्टी होती है। हाल तो ये भी बात बिल्कुल ठीक है, इस हिसाब से दोनों की दोनों ऑप्शन ठीक है, लेकिन आपने इनमें से एक को पिक करना है। तो आई भी रिकमेंड कि आप लोग ट्रांजिशन स्टेट को जो है वो पिक कर रहे होंगे, क्योंकि यही इसका जो है वो दूसरा नाम हम लोग जनरली इसको कॉल आउट कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। उसमें पूछा गया हमारे पास कि हेसेस लॉ डील विद। चेंज इन टेम्परेचर के साथ ये डील नहीं करता, बल्कि चेंज इन हीट कंटेंट ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस। कि ओवरऑल जो हीट चेंज होती है ना साइक्लिक प्रोसेस, वो हमारे पास 0 के इक्वल होता है। कि हमारे पास हेसेस लॉ की स्टेटमेंट है, तो हेसेस लॉ हमारे पास जो है वो चेंज इन हीट कंटेंट के रिगार्डिंग ही हमसे डिस्कशन कर रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 14 के आइसोमेरिज्म इज गिवन बाय। बच्चे आइसोमेरिज्म ऐसा फिनोमिना है जिसमें हमारे पास मोलेकुलर फार्मूला तो सेम होगा, लेकिन उनके जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। और एक बात याद रखनी, जब हम लोग हाइड्रोकार्बन, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन एल्केन्स की बात करते हैं तो उसमें कम से कम नंबर ऑफ कार्बन एटम जो हमें रिक्वायर होते हैं आइसोमेरिज्म का फिनोमिना शो करने के लिए, वो हमारे पास 4 होते हैं। ना मीथेन आइसोमेरिज्म शो कर सकती है, ना ही इथेन शो कर सकती है, ना ही प्रोपेन शो कर सकती है। सबसे पहला हाइड्रोकार्बन अल्केन में से जो शो करेगा आइसोमेरिज्म वो हमारे पास ब्यूटेन होता है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। कहता है कि फॉर्मेल्डिहाइड इज नॉट यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हिच ऑफ फॉलोइंग। अगेन यूजेज ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड में से क्वेश्चन पूछा गया। तो बच्चे थ्रोट लोजेंजेस में फॉर्मामिंट जो है वो इस्तेमाल होती है, जिसमें हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड प्लस लैक्टोज है वो इस्तेमाल होते हैं। तो थ्रोट लोजेंजेस के अंदर तो मतलब गले की गोलियां बनाने के अंदर तो ये इस्तेमाल होता ही होता है। क्या एसिटिक एसिड बनाने में इस्तेमाल होता है हमारे पास? बच्चे फॉर्मेल्डिहाइड इज एन एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करें तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। लेकिन याद रखिएगा जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम एल्डिहाइड में होंगे उसकी ऑक्सीडेशन से उतने ही नंबर ऑफ कार्बन एटम वाली जो है वो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगी। तो अगर आप लोग फॉर्मेल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड बनेगी रादर देन, ना कि हमारे पास एसिटाल्डिहाइड जो है वो बन रही होगी। तो इसका मतलब एसिटिक एसिड तो हम लोग यहाँ पे नहीं बना सकते। एसिटिक एसिड बनाना है तो आपको एसिटाल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करवाना पड़ेगा जिसमें 2 कार्बन मौजूद होंगे। सिल्वरिंग ऑफ मिरर, जाहिर सी बात है एल्डिहाइड के रिएक्शन शो करते हैं। टोलेंस मिरर टेस्ट, तो हमारे पास यहाँ पे जो है ये भी राइट ऑप्शन नहीं हो सकता, नन ऑफ दीज वैसे नहीं बनेगा। तो राइट ऑप्शन जो है वो हमारे पास एसिटिक एसिड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। देखिए मैं सिंपलेस्ट एल्डिहाइड लिख देता हूँ, सिंपलेस्ट कीटोन लिख देता हूँ। सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है हमारे पास C डबल बॉन्ड O,
और साथ में दोनों तरफ हाइड्रोजन की सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है। सिंपलेस्ट कीटोन की बात करें तो C डबल बॉन्ड होकर दोनों तरफ CH3 जो है वो हमारे पास मौजूद होता है। अगर मैं इनके जनरल मोलेकुलर फार्मूला लिखूं तो फॉर्मेल्डिहाइड का हमारे पास CH2O आ जाता है। और अगर हम लोग सिंपलेस्ट कीटोन की बात करें तो 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन, मीट से CnH2nO जो है वो हमारे पास इन दोनों का। लाइक यहाँ पे देखें N3 है तो 2n6 आ गया, यहाँ पे N देखें 1 है तो 2n हाइड्रोजन 2 बन गया, तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो 4 ही आएगा। CnH2nO इज द जनरल फार्मूला ऑफ बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, द टेम्परेचर इन हार्मोनियस इक्वेशन इज। बच्चे हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इसी वजह से हम लोग इसको एक्स एक्सिस के ऊपर भी रख रहे होते हैं। आप लोग फिजिक्स के अंदर भी पढ़ते हैं कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं हम लोग उनको एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रा करते हैं, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, सॉरी हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं हम लोग उनको वाई एक्सिस के ऊपर रखते हैं, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं हम लोग उनको एक्स एक्सिस के ऊपर रख रहे होते हैं। और टेम्परेचर ही चेंज कर रहा होता है रेट ऑफ रिएक्शन को, या फिर हमारे पास जिनका रेट कांस्टेंट होता है उसको चेंज कर रहा होता है। तो ये टेम्परेचर इटसेल्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो दूसरी चीजों को चेंज कर रहा है, तो जिन चीजों को ये चेंज कर रहा होता है वो हमारे पास वेरिएबल फैक्टर्स होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो बीटा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इज यूज्ड टू मेजर द मैसेज ऑफ। बच्चे डीपी के लिए मैंने आप लोगों को मैक्रोमोलेक्यूल की पूरी लिस्ट प्रोवाइड की हुई है जहां से एमसीक्यूज आ रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं में से एमसीक्यूज हैं वो बार बार पूछे जा रहे हैं। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इसकी लिंक भी लास्ट में शेयर कर दूंगा, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो लास्ट में देखिएगा। ये वो एमसीक्यूज हैं जो कि हमारे सिलेबस में नहीं थे लेकिन बारहा पूछे जा रहे हैं। तो बच्चे डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं टू कैलकुलेट द मोलेकुलर मैसेज ऑफ द एडिशन पॉलीमर्स। तो हमारे पास ये जो टर्म इस्तेमाल होती है ये किसके लिए होती है? पॉलीमर्स के लिए। और अगर पॉलीमर्स में से भी पूछा जाए कि कौन सा पॉलीमर, एडिशन या कंडेंसेशन, तो आप लोग एडिशन को मार्क करेंगे, कंडेंसेशन के लिए हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। तो मोलेकुलर मास ऑफ द पॉलीमर जो है वो हमारे पास इक्वल होगा किस चीज के? मैं यहाँ पे पॉलीमर लिख देता हूँ, फिर हम लोग इसके फार्मूला की तरफ चलते हैं। फार्मूला क्या होता है? डीपी मीन्स द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ द वन मोनोमर। एक मोनोमर का आप लोगों ने मास लेना है, उसको डीपी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। डीपी क्या होता है? या डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन के आप लोगों के पास एक चेन के अंदर कितने मोनोमर्स को आपस में कंबाइन करते हैं। लाइक अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मैंने 100 इथीन को कंबाइन किया और मैंने पॉलीइथीन बनाई, तो इसमें जो वर्ड 100 है ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास डीपी कहलाएगा, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। अल्काइल हैलाइड्स आर आल्सो नोन एज। बच्चे हमारे पास जितने मर्जी हम लोग हैलोजन से रिप्लेस करते रहे हाइड्रोजन के साथ, हम लोग उनको अल्काइल हैलाइड नहीं बोलेंगे। अल्काइल हैलाइड हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसी कंडीशन में बोलेंगे जब हमारे पास हाइड्रोकार्बन में से सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाएगा एक हैलोजन के साथ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्काइल हैलाइड बोलेंगे। लाइक CH3Cl को तो आप लोग अल्काइल हैलाइड बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग कहें कि आप लोग इसको अल्काइल हैलाइड बोलें तो आप लोगों की ये गलती होगी, आप लोग गलत कर बैठेंगे क्वेश्चन को। ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड नहीं है। मोनो हैलोअल्केन्स आर आल्सो नोन एज अल्काइल हैलाइड्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है अल्फा बनेगी। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन S-2? बच्चे सल्फर एटॉमिक नंबर 16, इसके वैलेंस जो हमारे पास एटॉमिक नंबर 16 का नंबर ऑफ प्रोटॉन भी हमारे पास क्या होगा? 16 होगा। तो ये दोनों की दोनों राइट ऑप्शन हो सकती हैं। क्योंकि उसने प्रोटॉन में बाद में पूछा है तो हम लोग वो वाली ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जिसमें बाद में 16 मौजूद है। तो बीटा और डेल्टा तो हमारे पास इस तरह से गए। अब आपने इलेक्ट्रॉन बताने हैं -2 के अंदर। जब न्यूट्रल स्पीशी होती है तो जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। अब -2 आ चुका है, मीन से 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो 16 + 2 इसका 18 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो 4 ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। पूछा गया कि हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम इन। तो बच्चे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? अगेन कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ लिगेंड्स एक्सेप्टेड बाय द सेंट्रल मेटल एटम फ्रॉम द लिगेंड्स। तो एक क्लोरीन एक अपना जो है वो लोन पे डोनेट करेगी। नाइट्रो ग्रुप अगेन मोनोडेंडेट लिगेंड, तो ये भी अपना एक लोन पे डोनेट करेगा। अमोनिया जो होते हैं ये भी मोनोडेंडेट लिगेंड्स होते हैं, 4 हैं तो ये 4 लोन पे डोनेट करेंगे। तो 4 + 1 + 1 6 लोन पे जो है वो डोनेट किए जाएंगे बाय द डिफरेंट लिगेंड्स टू द प्लेटिनम। तो आप लोगों के पास यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट, यहाँ पे नंबर पूछा गया है तो ये कितने? ये 6 हैं कि कितने लिगेंड्स मौजूद हैं, तो टोटल 6 लिगेंड्स मौजूद हैं। अगर पूछा जाता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट, तो बच्चे वो 3 हैं, एक क्लोरो, एक नाइट्रो और एक आपके पास जो है वो अमोनिया वाला मौजूद होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं कि और ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर। बच्चे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर हमें डी ट्रांजिशन देखने को मिलती है, और डी ट्रांजिशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द कलर फॉर्मेशन ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगा, कलरफुल
क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं कि व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद द हाइड्रोजन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज। बच्चे कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाना मींट से आप लोगों ने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवानी है और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। अब रिडक्शन के दो टाइप्स हैं, एक पार्शियल रिडक्शन होती है और एक कंप्लीट रिडक्शन होती है। अगर वो आपको कंडीशन देता है पार्शियल रिडक्शन वाली तो फिर आप लोग एल्डिहाइड को सिलेक्ट कर रहे होते, लेकिन यहाँ पे उसने डायरेक्ट पूछा है कि हमारे पास हाइड्रोजन के साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं, वो ये कंडीशन ही नहीं दे रहा पार्शियल देनी या कंप्लीट, तो आप लोग कंप्लीट वाली ही प्रोडक्ट बता रहे होंगे, तो आप लोग यहाँ पे मार्क कर रहे होंगे एल्कोहल को। अगर बच्चे यहाँ पे बल्कि एल्कोहल की बजाय भी अगर आप लोग अल्केन को मार्क करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अल्कोहल जो है वो कंप्लीट रिडक्शन से नहीं बनता, तो इनमें से जो बेस्ट बनेगी वो एल्डिहाइड ही बनेगी। अगर यहाँ पे एल्केन होता तो फिर आप लोग एल्केन को मार्क कर रहे होते। दो प्रोडक्ट बनती हैं हमारी बुक के मुताबिक, एल्डिहाइड बनेगा या हमारे पास एल्केन बनेगा, तो एल्केन ऑप्शन में ही नहीं था, तो आप लोग यहाँ पे एल्डिहाइड को ही जो है वो मार्क कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो आयनिक सॉलिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन। तो जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट के अंदर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ये अलग से एमसीक्यू भी पूछा जाता है। इसके अलावा अगर भी हमारे पास आयनिक सॉलिड सोल्यूशन फॉर्म में हो या फ्यूज फॉर्म में हो तो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं वो फ्री हो जाते हैं हरकत के लिए, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए दो ही तो चीज़ों की ज़रूरत होती है, या वहाँ पे हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होने चाहिए या फिर हमारे पास साइंस मौजूद होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो आयंस हमें देखने को मिल रहे हैं, तो इस बुनियाद के ऊपर हम लोग बोलेंगे कि सोल्यूशन फॉर्म में मौजूद हो या फिर फ्यूज फॉर्म में मौजूद हो, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट की जा सकती है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो बोथ एंड बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं कि सॉलिड्स हैव। बच्चे डेंसिटी बतानी है तो डेंसिटी का रिलेशन होता है मास बाय वॉल्यूम के साथ। अब हमारे पास क्या है कि इनका वॉल्यूम जो है वो कम होता है, वॉल्यूम कम होने की वजह क्या होती है कि इंटरमोलेक्युलर स्पेसेस कम होती हैं। जब इंटरमोलेक्युलर स्पेसेस कम होंगी तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नजदीक नजदीक होंगे, जिसकी वजह से इनका वॉल्यूम कम। जब वॉल्यूम कम तो इनकी डेंसिटी ज्यादा, जब डेंसिटी ज्यादा तो हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या बनेगा, हायर डेंसिटी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन अल्फा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर या फिर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पूछा जाता है, तो आप लोगों ने इसका 3 ही मार्क करना होता है। होमोपॉलीमर, कोपॉलीमर और टर्पॉलीमर, इसकी 3 डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 27, द रेट ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग डैश कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड। तो बच्चे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करना दो ही चीज़ों का काम है, या हमारे पास वहाँ पे आयंस या फिर वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होने चाहिए। तो ऑप्शन के अंदर हमारे पास आयंस मौजूद हैं, तो ये हमारी बुक की भी लाइन है कि द रेट ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग आयंस कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हमारे पास कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही मौजूद हो। अल्केन सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन होते हैं, यही राइट ऑप्शन होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ऑक्सीजन आ जाता है, अल्काइल हैलाइड के अंदर हैलोजन आ जाते हैं, अल्कोहल्स के अंदर ऑक्सीजन आ जाता है। तो ये तीनों के तीनों हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में हम लोग काउंट नहीं करेंगे। हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं कि व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ AB3 टाइप मॉलिक्यूल। बच्चे AB3 टाइप मॉलिक्यूल आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं रिलेशन बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लें, आहिस्ता आहिस्ता ही बोल देता हूँ। आप लोगों ने देखना होता है ग्रुप नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ग्रुप नंबर ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स विद सिंगल बॉन्ड। रिपीट कर रहा हूँ, ग्रुप नंबर ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स विद सिंगल बॉन्ड माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। 3 चीजें हैं। ग्रुप नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, नंबर 2 इसमें ऐड करना है ग्रुप नंबर ऑफ सेंट्रल एटम में, प्लस नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम विद सिंगल बॉन्ड माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, फिर आपने इसको डिवाइड करना है 2 के साथ। आंसर अगर 4 आएगा तो AB4 टाइप होगी, अगर आंसर 3 आएगा तो AB3 टाइप होगी, और अगर आंसर 2 आएगा तो वो AB2 टाइप होगी। हम लोग यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है उसी को सिलेक्ट करेंगे, BF3। इसको मैं सोल्व करके बता देता हूँ जो मैंने आप लोगों को चीजें बताई हैं। लाइक ग्रुप नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, तो बोरोन का ग्रुप नंबर क्या है 3, प्लस नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम विद सिंगल बॉन्ड्स, तो फ्लोरीन तीनों के तीनों सिंगल बॉन्ड की मदद से अटैच हैं तो 3 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ये न्यूट्रल है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है तो 0 डिवाइडेड बाय 2, तो 3 + 3 6/2 आपके पास आंसर आया 3। तो जब आंसर 3 आया तो ये कौन सी टाइप होगी, AP3 टाइप। अगर वाटर की मैं मजीद एग्जांपल दे देता हूँ, क्या है ग्रुप नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, वाटर सेंट्रल एटम है 6, ग्रुप नंबर 6 होगा। उसके बाद नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम विद सिंगल बॉन्ड, दोनों के दोनों हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड की मदद से अटैच होते हैं +2 माइनस न्यूट्रल है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 0 तो डिवाइडेड बाय 2, तो 6 + 2
8/2 आपके पास आंसर 4 आएगा। मीन टू सी हमारे पास कौन सी टाइप है, AB4 टाइप है। इसी तरह से आप लोग बाकियों के ऊपर भी अप्लीकेबल कर सकते हैं। आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो डेल्टा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, कहता है वर्क इज कांस्टेंट, इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू। बच्चे हमारे पास जो डेल ई होता है वो इक्वल होगा Q प्लस W पे। अगर कहता है कि हमारे पास डेल डब्ल्यू जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो हमारे पास ये Q हीट एब्सॉर्ब के बराबर होता है। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, इन ऑर्डर टू फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन थ्रू द हाफ लाइफ। तो बच्चे अगर आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है थ्रू द हाफ लाइफ, तो इसका हमारे पास फार्मूला ही होता है 1 प्लस log इंटू T1/T2 डिवाइडेड बाय log A2/A1। यहाँ पे A2 और A1 ये नहीं होता कि इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन, बल्कि ये दो डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन होती हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के ऊपर ही हमारे पास जो है वो डिपेंड कर रहा होते हैं। फिर रिपीट कर देता हूँ, A1 A2 ये नहीं है कि इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन, बल्कि ये होती हैं टू डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखें, बेकलाइट इज फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ। मुझे नहीं लगता कि बार बार इसी क्वेश्चन के ऊपर टाइम इतना लगाने की जरूरत है। सिंपल आंसर इज द फॉर्मेल्डिहाइड एंड फिनोल। बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं, कहता है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट विद द फॉर्मेल्डिहाइड। बच्चे ग्रिग्नार्ड एजेंट फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करे तो प्राइमरी अल्कोहल बनती है। ग्रिग्नार्ड एजेंट एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करे तो सेकेंडरी अल्कोहल। ग्रिग्नार्ड एजेंट एसीटोन के साथ रिएक्ट करे तो टर्शियल अल्कोहल। ग्रिग्नार्ड एजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनती है। एनीहाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 34 कहता है कि टू लीनियर पॉलीमर्स रिएक्ट टू फॉर्म। तो बच्चे जब लीनियर पॉलीमर्स होंगे तो हमारे पास लीनियर मोनोमर्स होंगे, तो हमारे पास यहाँ पे मोनोमर आना चाहिए था। जब दो लीनियर मोनोमर्स आपस में कंबाइन करेंगे तो हमारे पास बनने वाली जो प्रोडक्ट होती है वो भी हमारे पास क्या होती है, वो लीनियर पॉलीमर ही हमें देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं, उसमें पूछा गया हमारे से, कहता है कि कंबस्शन प्रोसेस है, आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बतानी है। बच्चे ये रिएक्शन मैंने खुद से लिखा है, लेकिन बच्चे ने बताया था कि सर कंबस्शन में नंबर ऑफ मोल्स पूछे गए थे, तो वो हमने फाइंड आउट करने थे। तो बच्चे इसमें आपसे कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स भी पूछे जा सकते हैं, वाटर के भी और ऑक्सीजन के तो पूछे ही गए। मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड उतने बनेंगे जितने आपके पास हाइड्रोकार्बन में कार्बन मौजूद होती हैं। लाइक C5H12 है, इसमें 5 कार्बन मौजूद हैं, इसका मतलब हमारे पास कितने यहाँ पे कार्बन बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, 5 बनेंगे। वाटर कितने बनते हैं, वो हाफ होते हैं जितने आपके पास हाइड्रोजन मौजूद हों। तो हाइड्रोजन 12 है, इसको 2 के साथ डिवाइड कर दें तो 6 वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे। अब आपने इनके ऑक्सीजन कैलकुलेट करने हो, तो ऑक्सीजन कैलकुलेट करने का फार्मूला ये होता है 3n+1/2। n यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। तो n कितने हैं, 5, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15+1 16/2 आपके पास आंसर 8 आ जाएगा। मीटर से यहाँ पे आपके पास 8 ऑक्सीजन के मोल्स हैं, वो हमारे पास रिक्वायर होंगे। आप लोग यहाँ से भी देख लें कि 5 × 2 10 ऑक्सीजन यहाँ पर, 6 × 1 6 ऑक्सीजन यहाँ पे। तो टोटल जो ऑक्सीजन के एटम्स हैं वो 16 है, लेकिन O2 बताने तो 16/2 करें तो 8 O2 जो है वो हमारे पास रिक्वायर होंगे। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो बच्चे मैं रिलेशन लिख देता हूँ, नंबर ऑफ कार्बन एटम का विस्कोसिटी के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है, फ्लेमेबिलिटी के साथ भी इसका डायरेक्ट इन्वर्स रिलेशन होता है। कार्बन का फ्लेमेबिलिटी के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है, मतलब जितने कार्बन ज्यादा होंगे वो बहुत देर के साथ फ्लेम करेगा। बॉइलिंग पॉइंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, और वोलेटिलिटी के साथ जो है वो इसका इन्वर्स रिलेशन हमें देखने को मिलता है। मतलब जिसका नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, जब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो वोलेटिलिटी उसकी कम होती है। एनी हाउ विस्कोसिटी इंक्रीज होती है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। फ्लेमेबिलिटी इंक्रीज होगी तो